हेलो बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। आई एम शिवम पांडे एंड इन टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू टीच यू सेकेंड चैप्टर ऑफ साइंस फॉर क्लास 9th स्टूडेंट्स एंड द चैप्टर नेम इज मैटर अराउंड अस प्योर। If you haven't subscribed my YouTube channel, please subscribe it and press the bell icon. Let's move forward. This is an explanation video, so please be seated and complete the video. If you haven't watched the first chapter, matter, then watch that video also. Introduction. All the matter around us is not pure. The matter around us is of two types. मतलब हमारे आसपास जो भी पदार्थ है वह शुद्ध नहीं है। हमारे आसपास जो भी मैटर है वो दो प्रकार के होते हैं। अब एक बात हम कर लेते हैं पहले कि हम प्योर इम्प्योर से क्या समझते हैं। जैसे देखो, हम बाज़ार में जाते हैं दूध खरीदने, अगर दूध वाले ने पानी डाल रखा है तो हम कहेंगे दूध प्योर नहीं है, इसमें पानी मिला हुआ है, ठीक। या घी खरीदने गए, घी में कुछ और मिला हुआ है तो कहेंगे प्योर नहीं है। ये हमारा तरीका है प्योर इम्प्योर समझने का, लेकिन साइंस की भाषा थोड़ी सी अलग है। साइंस इन सभी चीज़ों को इम्प्योर मानता है। In the previous chapter, we have learnt about the three states of matter. Before understanding the chemical nature of matter, let us first understand the scientific meaning of the term chemical substance. पिछले अध्याय में हमने मैटर की तीन अवस्थाओं के बारे में जाना, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मैटर का रासायनिक लक्षण कैसा होता है इसको समझने से पहले हम जो एक शब्द है केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ, इसके मतलब को समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। The scientific meaning of the term chemical substance is different from its everyday meaning. In terms of science, substance is a kind of matter that cannot be separated into other kinds of matter by any physical process. In other words, substance is a pure form of matter and not a mixture of several different kinds of matter. केमिकल सब्सटेंस, रासायनिक पदार्थ की जो वैज्ञानिक अर्थ है वह हमारे प्रतिदिन के अर्थ से अलग है। हम सब्सटेंस तो हर चीज़ों को बोल देते हैं। साइंस की भाषा में सब्सटेंस मैटर का वह प्रकार है जिसको हम किसी भी भौतिक तरीके के द्वारा अलग नहीं कर सकते। भौतिक तरीका मतलब क्या है? छानना, काटना, तोड़ना, गर्म करना, ये सभी क्या है? फिजिकल प्रोसेस हैं जिससे हम क्या करते हैं? चीज़ों को अलग अलग कर लेते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, सब्सटेंस इज अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ये पदार्थ का शुद्ध रूप है, ठीक। अब हम देखो साइंस की भाषा में सब्सटेंस कहेंगे किसको। जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड। क्या हम नमक को किसी भी तरीके से गर्म करके, उबाल करके, छान करके, पीस करके, किसी भी तरीके से नमक में से सोडियम और क्लोरीन को अलग अलग कर सकते हैं क्या? तो जवाब होगा नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। मतलब सोडियम क्लोराइड एक केमिकल सब्सटेंस है, यह एक प्योर सब्सटेंस है। तो जो केमिकल सब्सटेंस है वह एक प्योर सब्सटेंस है, वह मिक्सचर नहीं है, उसमें कई प्रकार के मैटर आपस में मिले हुए नहीं है। हाँ, नमक पानी का घोल कहोगे तो क्या है? मिक्सचर है, वह प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है। वो क्या है? इम्प्योर है। हम प्योर उसे ही बोलेंगे जिन्हें हम अलग खुद से नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। तो उसमें कौन आएगा? एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आएंगे, क्योंकि एलिमेंट्स को आप तोड़ के अलग अलग नहीं कर सकते और कंपाउंड्स को भी आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते हो। जैसे बताया हूँ कि सोडियम क्लोराइड है तो सोडियम क्लोरीन को अलग नहीं कर सकते हो। H2O है, पानी, तो पानी में आपको आप तोड़ के हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग नहीं कर सकते हो। वो भी क्या है? एक प्योर सब्सटेंस है। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी यूज इन आवर डे टू डे लाइफ आर इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेज आर रेयर। फॉर एग्जाम्पल, द डिजॉल्व्ड sugar can be separated from its solution by some
physical process, evaporation or distillation. However, sugar is itself a substance and cannot be separated by physical process into its constituents. Similarly, common salt, sodium chloride, iron, mercury, calcium oxide, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर सब्सटेंस। ज़्यादातर जो वस्तुएं हैं जो हम अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में इस्तेमाल करते हैं वे सभी किसके रूप में हैं? मिश्रण के रूप में है, मिक्सचर के फॉर्म में हमको मिलती हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? रेयर होते हैं, बड़ी मुश्किल से आपको ये मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, द डिजॉल्व शुगर कैन बी सेपरेटेड। अगर पानी में चीनी को घोल दो तो उसे आप फिजिकल प्रोसेस मतलब गर्म करके इवापोरेशन करके अलग कर सकते हो, पानी अलग हो जाएगा और आपको चीनी अलग मिल जाएगा। डिस्टिलेशन करके भी आप अलग कर सकते हो। अब इवापोरेशन डिस्टिलेशन में डिफरेंस क्या है? इवापोरेशन में हम पानी को बाहर जाने देंगे, ठीक, और आखिर में हमको चीनी बस बर्तन में मिल जाएगा, पानी भाप बन के उड़ जाएगा। डिस्टिलेशन में हम ऊपर एक और फनल लगाएंगे, ठीक है, पानी भाप बन के ऊपर जाएगा और फिर ठंडा होकर दूसरे बर्तन में इकट्ठा होता रहेगा, ठीक। तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्टिलेशन, कि हम पानी को भी पाएंगे और चीनी को भी पाएंगे। लेकिन हाँ, अगर हम चीनी की बात करें तो चीनी खुद में एक सब्सटेंस है, ठीक है। चीनी को आप तोड़ करके अलग अलग नहीं कर सकते भाई। चीनी किससे बना है? ग्लूकोज से मिलकर बना है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो आप उसे अलग करके खुद से कोई भी ऐसा तरीका नहीं जिससे आप कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करो, ग्लूकोज को तोड़ पाओ, ऐसा आपके पास कोई तरीका नहीं है। तो ये क्या है? एक सब्सटेंस है। उसी तरीके से करा है कॉमन साल्ट, सोडियम क्लोराइड नमक जिसकी मैंने पहले से बात करी, आयरन है, मरकरी है, कैल्शियम ऑक्साइड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सभी सब्सटेंस हैं, क्योंकि सभी क्या है? प्योर सब्सटेंस है। इनको आप तोड़ के अलग नहीं कर सकते हो, आपके पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। मैटर को दो ग्रुप्स में बांटते हैं, प्योर सब्सटेंस, ठीक, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, नो इम्प्योरिटीज, केवल एक सब्सटेंस होगा, कोई गंदगी नहीं होगी। अब इसके दो ग्रुप्स बढ़ जाते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स क्या है? कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपल सब्सटेंस, इनको साधारण पदार्थ में नहीं तोड़ सकते हो। कंपाउंड्स की बात करें, मेड फ्रॉम एलिमेंट्स केमिकली बॉन्डेड टुगेदर, ठीक, कंपाउंड्स एलिमेंट से ही बनते हैं लेकिन उनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, वे बॉन्ड बना के आपस में जुड़ते हैं और एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, तब उसे कंपाउंड कहा जाता है। मिक्सचर पे आते हैं, मोर देन वन सब्सटेंस प्रेजेंट, यहाँ पे एक से ज़्यादा सब्सटेंस होगा, दो तरह के होते हैं, होमोजेनस सब्सटेंस, कम्प्लीटली मिक्स्ड। होमोजेनस में ऐसा सोल्यूशन होगा कि जो जिन भी चीज़ों को आपने मिलाया वो पूरी तरह से मिल जाएंगे, अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। मिक्सचर एग्जिस्ट इन वन स्टेट, ये मिक्सचर को एक अवस्था में होती है, ठीक, चाहे सॉलिड में होगा, चाहे लिक्विड में, चाहे गैस में। हेट्रोजीनस की बात कर लेते हैं, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स, दो तरह के होते हैं, सब्सटेंस सेपरेट, ठीक, यहाँ पे आप जिनको आपस में मिला रखे हैं कुछ समय के बाद वे अलग होने लगते हैं अपने आप ही। वन स्टेट और वन फेज स्प्रेड थ्रू आउट द अदर, इसमें एक अवस्था दूसरे के साथ मिलती है, मतलब कि आप सॉलिड और लिक्विड को आपस में मिला दिए लेकिन कुछ टाइम बाद दोनों अलग होना शुरू हो जाएंगे, जो आपको विजुलाइज होगा, दिखाई पड़ेगा, तो उसे आप क्या बोलोगे? सस्पेंशन या कोलाइड बोलोगे। वहीं पे होमोजीनियस में ऐसा कुछ नहीं होगा। अब होमोजीनियस के एग्जांपल क्या की बात करते हैं, चीनी पानी का घोल, चीनी और पानी का शरबत बना दो, ठीक है, बना के रख दो, क्या कुछ टाइम बाद ऐसा होगा क्या कि चीनी अलग होने लगेगी और पानी अलग? नहीं होगा। ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है। हेट्रोजीनियस का एग्जाम्पल देता हूँ, मिट्टी ले लो, थोड़ी सी मिट्टी ले लो, पानी में घोल दो, ठीक है, जब तक आपने जब चला के छोड़ा होगा तो आपको दिखेगी, कुछ टाइम के बाद देखोगे मिट्टी नीचे बैठना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा? फेज बदलने लग जाएगा। लिक्विड और सॉलिड दोनों फेज आपको एक टाइम पे मिल सकता है हेट्रोजीनियस में। प्योर सब्सटेंसेज, अ प्योर सब्सटेंस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, एक जो शुद्ध पदार्थ होता है उसमें एक ही प्रकार के कण होते हैं। प्योर सब्सटेंसेज आर ऑलवेज होमोजीनस, प्योर सब्सटेंस हमेशा होमोजीनस ही होता है, हमेशा क्या होता है? होमोजीनस, कि इसमें अलग अलग कुछ भी दिखाई नहीं देगा। ऑल द एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स आर प्योर सब्सटेंसेज बिकॉज दे कंटेन ओनली वन टाइप काइंड ऑफ पार्टिकल्स, सभी एलिमेंट्स और कंपाउंड्स प्योर सब्सटेंस ही हैं क्योंकि उनमें एक ही प्रकार के कण पाए जाते हैं। अ प्योर सब्सटेंस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू अदर काइंड्स ऑफ मैटर बाय एनी फिजिकल प्रोसेस, प्योर सब्सटेंस को आप मैटर के किसी और रूप में नहीं तोड़ सकते हो, ठीक, कोई भी फिजिकल तरीका अपना लो। फिजिकल तरीकों की बात किया हूँ, गर्म कर सकते हो, डिस्टिलेशन कर सकते हो, सेडिमेंटेशन कर सकते हो, फिल्ट्रेशन कर सकते हो, ये सारे क्या है? फिजिकल प्रोसेस है मैटर मिक्सचर को अलग करने की। इसमें से कोई तरीका इन पे काम नहीं करेगा अलग करने के लिए। A pure substance has a fixed composition as well as a fixed boiling point and melting point. प्योर सब्सटेंस का कंपोजिशन फिक्स होता है, मतलब जिन चीज़ों से मिलकर बने वो फिक्स हैं, उसमें और कुछ नहीं होता है उनके सिवाय।
जैसे सोडियम क्लोराइड, केवल सोडियम और क्लोरीन है, बाकी कुछ भी नहीं है। इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट निश्चित होता है, उबालने का तापमान और पिघलाने का तापमान ये निश्चित है, ठीक, कम ज़्यादा नहीं होगा। एग्जाम्पल है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, एल्युमिनियम, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। प्योर सब्सटेंसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। इन्हें दो तरीके, दो प्रकार में बांटा जा सकता है, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। पहले भी बात हुई है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स पे। Elements. An element is a substance which cannot be split up into two or more simpler substances by the usual chemical methods of applying heat, light or electric energy. एलिमेंट वह पदार्थ होता है जिसको अब आगे आप दो या दो से अधिक साधारण पदार्थ में नहीं तोड़ सकते, वो पहले से ही सबसे सिंपल है। सबसे सिंपल क्या है? एलिमेंट्स ही है, केवल एक ही तत्व उसमें है, एक से ज़्यादा है ही नहीं, तो आप तोड़ोगे कैसे? इसके लिए आप कोई भी केमिकल मेथड इस्तेमाल करो। केमिकल मेथड में क्या होता है? हीटिंग होता है, हीट का इस्तेमाल करते हैं, लाइट का इस्तेमाल करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी, करंट पास करके भी हम उसे ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ देते हैं। An element cannot be split up into two more simple substances because it is made up of only one kind of atom. ये वैसे भी नहीं टूट सकता किसी भी सिंपल सब्सटेंस में, क्योंकि एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना है। तो अब जब एक ही प्रकार के एटम्स है तो फिर कहाँ तोड़ोगे? और टूटेगा तो केवल आपको एक प्रकार के एटम्स दे देगा और कुछ नहीं देगा, ठीक। तो इसलिए एलिमेंट्स को आगे तोड़ा नहीं जा सकता है। हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट बिकॉज इट कैन नॉट बी स्प्लिट अप इनटू टू और मोर सिंपल सब्सटेंस। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ठीक, और इसको आप कोई भी केमिकल मेथड लगा के, केमिकल रिएक्शन करा के, हीट लाइट कुछ भी करके आप अब आगे नहीं तोड़ सकते हो। हाइड्रोजन ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, तो यह एक एलिमेंट है। आपको एग्जाम्पल दे रखा है, एल्युमिनियम एलिमेंट का नेम है, सिंबल Ai है, ठीक है, Al है। आर्सेनिक As है, बेरियम Ba है, ब्रोमीन Br है, कैडमियम Cd है, कैल्शियम Ca है, क्लोरीन Cl है, क्रोमियम Cr है, कोबाल्ट Co है। इसको आप लोग याद कर सकते हो, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फास्फोरस है, सल्फर है, यूरेनियम है, जिंक है। सिंबल्स फ्रॉम लैटिन नेम्स, यहाँ पे जो भी पढ़े हो ये सारे जो सिंबल्स हैं इनके नेम से ही सिंबल लिए गए हैं। जैसे नाइट्रोजन का N ले लिया गया, ऑक्सीजन का O ले लिया गया, फास्फोरस का P ले लिया गया। लेकिन कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे जिनका नेम क्या है, लैटिन में भाषा में भी था, ठीक, बाद में उसको इंग्लिश में रखा गया। तो जो सिंबल है वहाँ उनका सिंबल कहाँ से लिया गया है? लैटिन से। जैसे इसको ध्यान देना है, एंटीमनी, अब आप कहोगे एंटीमनी का सिंबल तो AN से होना चाहिए, नहीं, लेकिन इसका लैटिन नेम क्या है? स्टीबियम है, तो यहाँ से सिंबल क्या हो गया? SB हो गया। कॉपर लैटिन नेम क्या है? क्यूप्रम है, तो Cu हो गया। गोल्ड लैटिन नेम क्या है? औरम है, Au हो गया। आयरन लैटिन नेम क्या है? फेरम है, Fe हो गया। लीड प्लम्बम है, तो Pb हो गया। मरकरी हाइड्रोजाइरम है, गायरम है, Hg हो गया। पोटेशियम लैटिन नेम कैलियम है, तो K हो गया। सिल्वर अर्जेंटम है, तो Ag हो गया। सोडियम नेट्रियम है, तो Na हो गया। टीन स्टेनम है, तो Sn हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि सबका लैटिन नेम क्या है। सिंबल इनका बदला हुआ क्यों है? लैटिन नेम की वजह से बदला हुआ है सिंबल, इस बात का ध्यान आपको रखना है। ऑल द एलिमेंट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। सभी एलिमेंट को आप 3 समूहों में विभाजित कर सकते हैं। पहला है मेटल, दूसरा है नॉन मेटल और तीसरा है मेटेलॉइड। तो सबसे पहले मेटल के बारे में पढ़ेंगे। मेटल्स, अ मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज मेलिएबल एंड डक्टाइल एंड कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। मेटल वह एलिमेंट है जो क्या है? मेलिएबल है। मेलिएबल का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को आप क्या करो, हथौड़ा उठाओ और पीटना स्टार्ट करो, पीटते पीटते वो क्या हो, टूटे ना, वो सीट बन जाए। देखिए जितने हैं, लोहा है, चांदी है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आप इनको पीटते हो तो टूटते नहीं, बल्कि क्या होते हैं? फैल के चद्दर में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी बोलते हैं। डक्टाइल का मतलब होता है कि इससे हम तार बना सकते हैं। तो जिनको आप तार में कन्वर्ट कर सकते हो क्या है? डक्टाइल है।
साथ ही साथ मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इनमें से बिजली बह सकती है, बिजली का संवहन कर सकते हैं। ऑल द मेटल्स आर सॉलिड्स एक्सेप्ट वन मेटल मर्क्यूरी विच इज ए लिक्विड। सभी मेटल्स क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, ठोस के रूप में पाए जाते हैं। केवल एक मेटल को छोड़ के मरकरी जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पे भी ये लिक्विड होता है। एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, जिंक है, सिल्वर है, गोल्ड है, ठीक है, मरकरी है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, लिथियम है, नेम्स बहुत सारे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, मेटल्स के क्या लक्षण हैं? तो फर्स्ट, मेटल्स आर मेलेबल। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर विदाउट ब्रेकिंग। इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स को पीट पीट के पतली चदरों में बदला जा सकता है हैमर का इस्तेमाल करके, बिना टूटे। कि बिना टूटे ये क्या होंगे, शीट्स बन जाएंगे। एल्युमिनियम मेटल इज क्वाइट मेलेबल एंड कैन बी कवर्ड इनटू थिन शीट्स कॉल्ड एल्युमिनियम फॉइल्स। एल्युमिनियम मेटल जो है बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है, इसको पीट करके पतले पतले शीट्स बना सकते हैं, जिन्हें हम एल्युमिनियम फॉयल कहते हैं। बाजार में आता है, खाने को पैक करने के लिए इस्तेमाल करते हैं लोग, पराठा रोटी पैक करके ले जाते हैं लंच में। एल्युमिनियम फॉयल्स आर यूज्ड फॉर पैकिंग फूड आइटम्स लाइक बिस्किट्स, चॉकलेट्स, मेडिसिन, सिगरेट्स etc। इसका इस्तेमाल खाने की सामग्री जैसे बिस्किट है, चॉकलेट है, दवाइयाँ हैं, सिगरेट है, इन सबको पैक करने के लिए किया जाता है। आप सबने कहीं न कहीं देखा होगा। मेटल्स आर डक्टाइल। This means that metals can be drawn or stretched into thin wires. All the metals are not equally ductile. Some are more ductile than the other. इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स को आप खींच करके तार में बदल सकते हो। सभी मेटल्स बराबर डक्टाइल नहीं होते हैं भाई, कोई कम है तो कोई थोड़ा ज़्यादा है, ठीक, कुछ दूसरे से ज़्यादा डक्टाइल है। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल एंड कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स विच आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायरिंग। कॉपर एल्युमिनियम जो है ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल है और इन्हें हम पतले पतले तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल घर की वायरिंग में किया जाता है, इलेक्ट्रिकल वायरिंग में इस्तेमाल होता है। इन्हीं के तारों का हम इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल तो सिल्वर जो होता है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, सबसे ज़्यादा करंट सिल्वर से बह सकती है, लेकिन वो कॉस्टली होता है। सिल्वर के बाद कॉपर का नंबर आता है तो कॉपर ही इस्तेमाल किया जाता है हाउस होल्ड प्लेसेस में वायरिंग के लिए। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स जो है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर हैं, संवाहक हैं, मतलब इनमें से करंट बहती है। दिस मीन्स दैट मेटल्स अलाउ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम ईजिली। इसका मतलब ये है कि जो मेटल्स हैं वे हीट और इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देते हैं बहुत आसानी से। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, इट हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। सिल्वर जो है हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर है और सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी मतलब गर्म होने की जो क्षमता है वो किसकी है, सिल्वर की है। द कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर्स etc आर यूजुअली मेड ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। जो खाने के बर्तन होते हैं जैसे किचन के बर्तन हो गए, पानी उबालने के जो बर्तन हो गए, ये ज़्यादातर कॉपर या एल्युमिनियम के बनते हैं क्योंकि ये भी बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। The electric wires are made of copper and aluminum metals because they are very good conductors of electricity. बिजली के तार भी एल्युमिनियम या कॉपर से बनाए जाते हैं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। मेटल्स आर लस्टरस। मेटल्स में क्या होता है, चमक होता है एंड कैन बी पॉलिश, और इनको हम पॉलिश भी कर सकते हैं, घिस भी दोगे तो भी चमक आ जाएगी। द प्रॉपर्टी ऑफ अ मेटल ऑफ हैविंग अ शाइनिंग सरफेस इज कॉल्ड मेटेलिक लस्टर। प्राय मेटल में एक लक्षण होता है जिसकी वजह से उनका सतह क्या होता है, चमकीला होता है, इसको हम मेटेलिक लस्टर या हिंदी में चमक कहते हैं। द शाइनी अपीयरेंस ऑफ मेटल्स मेक्स देम यूजफुल इन मेकिंग ज्वेलरी एंड डेकोरेशन पीसेस। इनका जो चमकदार बाहरी रूप होता है, इसके कारण मेटल्स का इस्तेमाल ज्वेलरी, आभूषण बनाने में और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी। ठीक, सोना और चांदी का इस्तेमाल ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है। बिकॉज दे आर ब्राइट एंड शाइनिंग, ये चमकीले होते हैं और स्मूथ भी होते हैं। द शाइनी सरफेस ऑफ मेटल्स मेक्स देम गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ लाइट। इनका जो चमकीला सतह होता है इन्हें प्रकाश का बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर बनाता है, बहुत अच्छा लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। सिल्वर मेटल इज एन एक्सेलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट। लाइट का सबसे अच्छा रिफ्लेक्टर सिल्वर मेटल है, यानी कि चांदी। सिल्वर से चांदी समझिएगा, वो जो
एल्युमिनियम जिंक से बना हुआ बर्तन आता है उसको मत समझिएगा। मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स क्या होते हैं, कठोर होते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर हार्ड बट ऑल द मेटल्स आर नॉट इक्वली हार्ड, ज़्यादातर कठोर होते हैं लेकिन सभी बराबर कठोर नहीं होते हैं। द हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, जो मेटल की कठोरता होती है एक मेटल से दूसरे मेटल पे जाने पे बदल जाती है। दे कैन नॉट कट विद द नाइफ एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम विच आर सॉफ्ट मेटल्स। हाँ, आप इन्हें चाकू से नहीं काट सकते हो, सोडियम और पोटेशियम दो मेटल्स को छोड़ के, ये दोनों क्या है एक्सेप्शन। सोडियम पोटेशियम को आप चाकू से भी काट सकते हो। एग्जाम्पल है आयरन है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, सभी मेटल्स हैं। मेटल्स आर यूजुअली स्ट्रॉन्ग, दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, ज़्यादातर मजबूत होते हैं, ठीक है। इनमें चोट सहने की, ठीक है, क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दिस मीन्स दैट मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट्स विदाउट ब्रेकिंग। टेंसाइल स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि ये बहुत ज़्यादा वजन बर्दाश्त कर सकते हैं, झेल सकते हैं बिना टूटे, इसी को कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। ताकत होती है, ठीक है, लोड देते जाओगे टूटेगा नहीं। आयरन मेटल इन द फॉर्म ऑफ स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग हैविंग अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। ड्यू टू दिस आयरन मेटल इज यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिजेज, बिल्डिंग्स, रेलवे लाइन्स, गर्डर्स, मशीन्स, व्हीकल्स एंड चेन्स etc। आयरन मेटल जो है स्टील के रूप में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, बहुत ज़्यादा होती है। इसके कारण इसका इस्तेमाल पुल बनाने में, भवन बनाने में, रेलवे लाइन बिछाने में, गार्डर बिछाने में, ठीक है, मकान में देखो गार्डर लगाते हो ना, उसको गार्डर्स कहते हैं। मशीन्स बनाने में, गाड़ियाँ बनाने में, चेन्स बनाने में, हर जगह आयरन का इस्तेमाल किया जाता है स्टील बना के। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, मेटल्स क्या होते हैं, कमरे के तापमान पे ठोस के रूप में पाए जाते हैं। ऑल द मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड etc आर सॉलिड्स एट द रूम टेम्परेचर, सभी क्या होते हैं, कमरे के तापमान पे सॉलिड होते हैं। ओनली वन मेटल मरकरी इज इन लिक्विड स्टेट एट द रूम टेम्परेचर, केवल एक मेटल है मरकरी जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड के फॉर्म में होता है, बाकी सभी सॉलिड ही होते हैं। मेटल्स जनरली हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, यहाँ पे मेटल्स के बारे में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं, आपको सब याद कर लेना है। मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट मतलब गलने का तापमान, गलनांक बिंदु, बॉइलिंग पॉइंट मतलब उबलने का तापमान, और साइंस में इसको क्वथनांक बिंदु कहते हैं। तो ये दोनों ही तापमान मेटल्स के बहुत हाई होते हैं। दिस मीन्स दैट मोस्ट ऑफ द मेटल्स मेल्ट एंड वेपराइज एट हाई टेम्परेचर, इसका मतलब ये होता है कि ज़्यादातर जो मेटल हैं वे बहुत ही अधिक तापमान पे पहुँचने के बाद पिघलते हैं या भाप में कन्वर्ट होते हैं। आयरन इज ए मेटल हैविंग अ हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 58 to 35 डिग्री सेल्सियस। लोहा एक धातु है जिसमें 1535 डिग्री सेल्सियस का मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो बहुत ही ज़्यादा है। दिस मीन्स दैट सॉलिड आयरन मेल्ट्स एंड टर्न्स इनटू लिक्विड आयरन ऑन हीटिंग टू अ हाई टेम्परेचर ऑफ 1535 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपके पास सॉलिड लोहा आयरन है और इसको आप लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हो, पिघलाना चाहते हो, तो 1535 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचने के बाद पिघलना स्टार्ट होगा, उसके पहले नहीं पिघलेगा। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, मेटल्स की डेंसिटी भी हाई होती है। दिस मीन्स दैट मेटल्स आर हैवी सबस्टेंसेज, इसका मतलब ये होता है कि मेटल्स क्या होते हैं, भारी पदार्थ होते हैं। द डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब विच इज़ क्वाइट हाई। आयरन मेटल की डेंसिटी जो होती है वो 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। मेटल्स आर सोनरस, सोनरस का मतलब होता है कि जो मेटल्स होते हैं उनमें से बजने की आवाज़ आती है। दिस मीन्स दैट मेटल्स मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन वी स्ट्राइक देम, जब भी मेटल में आप धक्का देते हो, ठोकते हो, तो उनमें से बजने की आवाज़ आती है, ठीक है। देखो इसीलिए मेटल से घंटी बजाई जाती है, घंटियाँ मंदिरों में लगा होता है, आपके घर के मंदिर में होता है, स्कूल्स में भी घंटी लगी होती है। तो ये सभी किससे बनाए जाते हैं, मेटल से, क्योंकि इनमें से बजने की आवाज़ आती है। प्लेट टाइप म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सिम्बाल्स, जिसको हम मंजीरा कहते हैं, एंड वायर्स और स्ट्रिंग्स फॉर स्ट्रिंग्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स सच एज वायलिन, गिटार, सितार एंड तनपुरा etc। तेरा इसीलिए जो प्लेट वाला इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे हम मंजीरा कहते हैं, ये मेटल का बना होता है, बजने की आवाज़ आती है। वायर्स जिसे जहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, जैसे वायलिन में होता है, गिटार में होता है, सितार में, तनपुरा में, तार को खींचते हैं तो वाइब्रेशन से बजने की आवाज़ निकलती है। मेटल्स यूजुअली है और सिल्वर और ग्रे कलर, मेटल्स के कलर की बात करें ज़्यादातर सिल्वर या ग्रे कलर के होते हैं, एक्सेप्ट कॉपर एंड गोल्ड। कॉपर और गोल्ड को छोड़ दो, कॉपर क्या होता है, ब्राउनिश होता है, और गोल्ड कैसा होता है, येलोइश होता है। तो कॉपर है जो रेडिश ब्राउन कलर, रेड और ब्राउन कलर होता है कॉपर के पास।
जबकि गोल्ड में कैसा होता है, येलो कलर होता है। इन दोनों को छोड़ तो ज़्यादातर मेटल्स कैसे होंगे, ग्रे कलर के ही होंगे। मेटेलिक बॉन्डिंग, द बॉन्डिंग विच होल्ड्स द मेटल एटम्स फर्मली टुगेदर ऑन अकाउंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मेटल आयंस एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटेलिक बॉन्डिंग। कह रहा है कि मेटल एटम के बीच में एक बहुत ही दृढ़ता के साथ बना हुआ, ठीक है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का एक बॉन्ड होता है। एटम्स के बीच में बहुत तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। होता किसके बीच में है, मेटल के जो आयंस हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो उसमें से निकल के बाहर घूम रहे हैं, इनके बीच में एक बॉन्ड बना होता है जिसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। इसकी वजह से काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड बनाते हैं। X-rays analysis of metal crystals has revealed that each atom in metal crystal is surrounded by 8 or 12 other metal atoms। कह रहा है कि एक्सरे एनालिसिस किया गया मेटल क्रिस्टल का, ये पता चला कि हर मेटल क्रिस्टल के चारों तरफ 8 से 12 और मेटल एटम्स होते हैं। इन मेटल एटम्स द वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स आर फ्यू, जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कुछ होती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है या फिर 3 हो सकती है। एंड दस इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ मेटल एटम टू फॉर्म 8 to 12 कोवेलेंट बॉन्ड्स विद नेबरिंग एटम्स। इस वजह से अब मेटल की वैलेंसी 1, 2, 3 से ज़्यादा होती रही तो कभी भी ये 8 से 12 कोवेलेंट बॉन्ड बना नहीं सकती हैं अपने आसपास के एटम के साथ। दस इट वाज एज्यूम, इसलिए कल्पना किया गया दैट द एटम्स इन मेटल क्रिस्टल्स आर बॉन्डेड विद ईच अदर विद अ स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्डिंग। तो कल्पना किया गया कि जो क्रिस्टल के अंदर मेटल एटम्स हैं वे दूसरे एटम के साथ बॉन्ड बनाते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग कहते हैं। क्योंकि मेटल के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये 1, 2 या 3 इससे ज़्यादा बॉन्ड नहीं बना सकती शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके। तो एक स्पेशल बॉन्ड बनाते हैं जिसको क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग। बनता किसके बीच में है, मेटल आयन और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ड्रूड इन 1900 में ड्रूड नाम के एक साइंटिस्ट थे, प्रपोज द थ्योरी ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। इन्होंने मेटेलिक बॉन्डिंग की थ्योरी दी विच वाज लेटर ऑन मॉडिफाइड बाय लॉरेंज, जिसको बाद में लॉरेंज ने और सुधारा। अकॉर्डिंग टू दीज ऑथर्स मेटल्स हैविंग 1, 2 or 3 electrons in outermost cells being electropositive lose their electron readily because of low ionization energy values to form free electrons and remainder portion of atom with a kernel core of stable nature carrying positive charge। ये बताते हैं कि वे मेटल जिनके पास 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बाहर की कक्षा में इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को बड़े आसानी से छोड़ देते हैं इनका, क्योंकि इनका आयनोस एनर्जी क्या होता है, बहुत ही कम होता है। आयन बनाने के लिए जो इनको एनर्जी चाहिए बहुत कम चाहिए, बड़े आसानी से थोड़ी सी एनर्जी पे भी इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देते हैं। तो ये क्या करते हैं, वैल्यू कम होती है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं। ठीक, बचा हुआ जो एटम का हिस्सा होता है, ठीक, उसे हम क्या बोलते हैं, उस एटम के पास कर्नल होता है, ठीक है, जिसको हम कोर कह देते हैं, ठीक, जिसमें न्यूक्लियस है और उसके पास पूरे के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। भाई अब इलेक्ट्रॉन्स को इन्होंने निकाल दिया तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इनके पास पहले से हैं, ठीक, और साथ में क्या है, न्यूक्लियस है। इस हिस्से को क्या बोलेंगे, कर्नल बोलेंगे, और इसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन नेचर, जो इलेक्ट्रॉन्स इनमें से निकले हैं वे क्या है, मोबाइल है, मतलब गति कर रहे हैं। एंड मूव फ्रॉम वन कर्नल टू अनदर, और एक से दूसरे के पास जा रहे हैं। विच आर क्लोजली पैक्ड इन रेगुलर पैटर्न, जो क्या है, बहुत अच्छे से कस के बंधे हुए हैं एक दूसरे के साथ थ्रू आउट द क्रिस्टल लैटिस, पूरे क्रिस्टल के अंदर। दस द मेटल क्रिस्टल इज रिप्रेजेंटेड बाई एन अरेंजमेंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कर्नल्स इन अ सी ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स फिगर शेयर्ड बाई ईच कर्नल टू गिव मेटेलिक बॉन्ड। अब कहानी को फिर से समझाता हूँ। हर मेटल के पास क्या है, 1, 2 या 3 से ज़्यादा की बैलेंसी नहीं होगी, तो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद इनके पास या तो +1 या तो +2 या तो +3 का क्या चार्ज आ जाएगा। अब जो बचा हुआ हिस्सा है एटम का, क्या क्या बचा है, न्यूक्लियस बचा है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, इसको हम कर्नल कहेंगे। ढेर सारे कर्नल आसपास में होंगे और साथ में क्या होंगे, घूमते हुए मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे जो घूम रहे होंगे। अब क्या होगा, कर्नल्स और सारे क्या हैं, पड़े हुए हैं, एक क्रिस्टल बना लिए हैं, और कह दो कि उनके आसपास क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का एक सी है, ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं और उसके बीच में कर्नल्स क्या है, पड़े हुए हैं। और ये लोग मिल करके एक दूसरे के साथ मिल करके एक खास बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। एंड द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर डिपोलाइज्ड, और जो इलेक्ट्रॉन निकले हुए हैं वे क्या कर रहे हैं, लगातार अपनी जगह को बदल रहे हैं। द मेटेलिक बॉन्ड्स हैव नीदर डायरेक्शन नॉर सैचुरेशन, जो मेटेलिक बॉन्ड है इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है। देयर आर 2 इसेंशियल कंडीशंस, हाँ 2 निश्चित कंडीशन है मेटेलिक बॉन्डिंग के लिए, वे क्या क्या है। द मेटल एटम शुड हैव लो आयनोस एनर्जी, मेटल एटम की का आयनोस एनर्जी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए।
फिर से बता रहा हूँ, आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है कि जो एटम है इनको अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए। ठीक, अगर आप इनके एटम से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। या कह दो कि वह एनर्जी जिसकी वजह से एक एटम आयन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो ही आयन में कन्वर्ट होगा। इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तो प्लस चार्ज बनाएगा, आयन बन जाएगा। आयन बनाने के लिए जो एनर्जी खर्चा करनी पड़ेगी उसे हम आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए, ताकि आसानी से इलेक्ट्रॉन क्या करे, बाहर निकल पाए। थोड़ी सी एनर्जी में ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाए और आयन फॉर्म हो जाए। देयर शुड बी सफिशिएंट नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स। ठीक है, खाली ऑर्बिटल्स की संख्या भी पर्याप्त होनी चाहिए। ढेर सारे में क्या होना चाहिए, खाली ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई मेटल में खाली ऑर्बिटल होता है। अब लिथियम की बात करोगे, लिथियम आउटर सेल में लिथियम, मैं लिख देता हूँ, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। ठीक, लिथियम कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने, 3। तो हम लिखेंगे 2,1। तो बड़े आराम से, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन ही मात्र है। बाहर वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। जगह कितने के लिए है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है 1 और जगह है 8 के लिए, क्योंकि 2 के बाद 8 भरा जाता है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 को दे देगा। अब पूरा ऑर्बिटल खाली है, ढेर सारी संख्या एटम का हम भर सकते हैं उसके अंदर ले आके। तो सॉरी इलेक्ट्रॉन्स का, तो इनके पास क्या है, खाली ऑर्बिटल है, होना चाहिए। द स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्ड इंक्रीजेज विद इंक्रीजन। मेटालिक बॉन्ड की जो ताकत है वो बढ़ती जाती है। किसके साथ बढ़ती है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी, तो मेटालिक बॉन्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चार्ज ऑन द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ेगा तो भी क्या होगा, मेटालिक बॉन्ड की ताकत क्या होगी, बढ़ जाएगी। इट इज देयरफॉर, इसलिए कहा गया है, एक्सप्लेन दैट अल्कली मेटल्स आर सॉफ्ट एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इन कंपैरिजन टू ट्रांजिशन मेटल्स विच आर हार्ड एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। क्या जो अल्कली मेटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, मुलायम होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। अल्कली मेटल जिसे कहेंगे जिनके आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक, मतलब जो केवल +1 बना सकते हैं या +2 बना सकते हैं। वहीं पे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं जो +3 बना सकते हैं, ठीक, या इससे ज़्यादा बना सकते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, क्योंकि जितना ज़्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होगा मेटालिक बॉन्ड उतना क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। अब जिसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन केवल 1 है उसका बॉन्ड क्या है, कमजोर है। बॉन्ड कमजोर तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बॉन्ड मजबूत तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। सिंस ट्रांजिशन मेटल्स पोजेज हायर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ट्रांजिशन मेटल्स के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा है, एज वेल एज द हायर चार्ज द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज भी क्या है, ज़्यादा है। It is metallic bonding which explains the electrical and thermal conductance, metallic luster, malleability, ductility, melting point, boiling point, hardness in metal। यह मेटालिक बॉन्डिंग ही है जो कि जिसके वजह से जो कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बता देता है कि किसकी वजह से करंट बह रहा है, गर्मी बह रही है, चमक किस वजह से है, मेलिएबिलिटी का कारण भी यही है, डक्टिलिटी का कारण यही है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट का कारण यही है। मेटल्स हार्ड होते हैं, इसका भी कारण सब क्या है, मेटालिक बॉन्डिंग ही है। अब आते हैं नॉन मेटल्स पर। अ नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। नॉन मेटल वह एलिमेंट है जो कि न तो मेलिएबल है, मतलब न तो इसको पीट के चादर बना सकते हैं, न ही इससे तार बना सकते हैं, और इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट नहीं कर सकता, इसमें से करंट नहीं बहेगी। ऑल द नॉन मेटल्स आर सॉलिड्स और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन विच इज अ लिक्विड नॉन मेटल एट रूम टेम्परेचर। सभी मेटल्स क्या हैं, सॉलिड्स हैं या तो गैस है, ब्रोमीन को छोड़ के, जो कि क्या है, लिक्विड है, ठीक, लिक्विड नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर पे। तो सभी नॉन मेटल क्या है, सॉलिड या गैस है। ब्रोमीन एक सिंगल नॉन मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उधर मेटल्स में मरकरी है और नॉन मेटल्स में क्या है, ब्रोमीन है। दो ही पूरे एलिमेंट्स में हैं जो क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। तो याद रखना, मेटल्स में मरकरी, नॉन मेटल्स में ब्रोमीन। उधर मरकरी लिक्विड है, इधर ब्रोमीन लिक्विड है। पूरे पीरियोडिक टेबल में, ठीक, केवल दो ही एलिमेंट्स हैं जो लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट हैं।
सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, नॉन मेटल से कुछ एग्जाम्पल हैं, कार्बन है, सल्फर है, फास्फोरस है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जिनॉन, इतने सारे हैं। डायमंड एंड ग्रेफाइट आर आल्सो नॉन मेटल्स, डायमंड और ग्रेफाइट ये भी नॉन मेटल्स हैं, ये कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं। जब कोई एलिमेंट कई फॉर्म में इस नेचर में प्रेजेंट होता है तो उसके अलग अलग फॉर्म्स को एलोट्रॉप्स कहते हैं। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं इसलिए, ठीक। कार्बन एक तो कोल के रूप में होता है, बाकी डायमंड होता है, फिर ग्रेफाइट होता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स के क्या क्या लक्षण होते हैं इसके बारे में पढ़ो। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर जस्ट द अपोजिट ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है उसका जस्ट उल्टा नॉन मेटल्स का प्रॉपर्टी होता है कि भाई मेटल्स में जो चीज़ होता होगा नॉन मेटल्स में वो चीज़ नहीं होगा। नॉन मेटल्स और नॉट मेलेबल, मेटल्स मेलेबल होते हैं, नॉन मेटल्स मेलेबल नहीं होते हैं। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये क्या होते हैं? ब्रिटल होते हैं। मेटल्स को तुम पीटते जाओगे हथौड़े से, वो चादर बनेगा, इसको मारोगे हथौड़े से, ये टूट के टुकड़ों में बढ़ जाएगा। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, ये डक्टाइल भी नहीं होते हैं, मतलब इनसे तार नहीं बन सकता है। दिस मीन्स दैट नॉन मेटल्स कैन नॉट बी डन इनटू एड्स, इसका मतलब ये होता है कि इनसे तार नहीं बना सकते हो। दे आर इजिली स्नैप डाउन स्ट्रेचिंग, ठीक, खींचने पे क्या हो जाएंगे? टूट जाएंगे, अलग हो जाएंगे। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर है, मतलब इसमें से गर्मी या करंट नहीं बहेगा। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्टरस, ये चमकदार नहीं होते हैं। दे आर डल इन अपीयरेंस, देखने में क्या होते हैं? फीके फीके होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट, ये ज़्यादातर मुलायम होते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मजबूत नहीं होते हैं। दे हैव लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ कम होती है, मतलब इनके ऊपर भार दोगे तो टूट जाएगा। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान पे सॉलिड लिक्विड गैस सभी रूप में मिलते हैं। नॉन मेटल्स हैव कंपैरेटिवली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका उबलने का तापमान, पिघलने का तापमान भी क्या होता है? काफ़ी कम होता है। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, इनका घनत्व भी कम होता है। अब डेंसिटी के बारे में मैंने पहले भी बताया है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, इनमें से बजने की आवाज़ नहीं आती है। एक बार डेंसिटी फिर से बताता हूँ। डेंसिटी का मतलब होता है कि भाई हम एक निश्चित मात्रा ले किसी पदार्थ की, और जब मास ज़्यादा होगा, ठीक, एक टुकड़ा ले लोहे का, पत्थर का, लकड़ी का, ठीक है, और सबको वजन करें, साइज बराबर हो, जिसका वजन, जिसका मास ज़्यादा आएगा उसकी डेंसिटी ज़्यादा है, जिसका मास कम आएगा उसका डेंसिटी कम है। तो जानते हो कि लोहा, पत्थर और लकड़ी लोगे तो लोहा का मास, वजन सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद पत्थर का होगा, और फिर सबसे कम क्या होगा? लकड़ी का। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा क्या होगी? डेंसिटी। तो इनकी डेंसिटी कम होती है। ये सोनरस भी नहीं होते हैं, मतलब बजने की आवाज़ नहीं आएगी ठोकने पर। लकड़ी को ठोको, बजने की आवाज़ आती है क्या? नहीं। नॉन मेटल्स है मेनी डिफरेंट कलर्स, इनमें बहुत सारे रंग होते हैं। मेटल्स में क्या पढ़ा था? ज़्यादातर क्या होगा? ग्रे कलर का होगा, और कॉपर या सिल्वर दो ही है जो अलग कलर के हैं। कंपेरिजन अमंग द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो लक्षण हैं इनमें तुलना करते हैं। पहला, मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, दिस इज मेटल कैन बी बीटन इनटू शीट्स एंड वायर। मेटल्स क्या होते हैं? मेलिएबल और डक्टाइल होते हैं, इसकी वजह से तार और चादर बन सकता है। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, ये ब्रिटल होते हैं, मारोगे टूट जाएगा। दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल, ये तो ना तो मेलिएबल होते हैं ना तो डक्टाइल होते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, मेटल क्या होते हैं? गर्मी और उष्मा के अच्छे संचालक होते हैं। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड विच इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड ग्रेफाइट विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डायमंड और ग्रेफाइट को छोड़ के, डायमंड जो है हीट का बहुत अच्छा क्या होता है? कंडक्टर होता है, ठीक, और जो ग्रेफाइट होता है वह इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है तो ये नॉन मेटल्स, लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शन है, इसलिए एक्सेप्ट कह रहा है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। नॉन मेटल होने के बाद भी डायमंड क्या है? हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, और ग्रेफाइट जो है वह करंट का बहुत अच्छा कंडक्टर है, ठीक। ग्रेफाइट आप एग्जाम्पल अगर कहोगे कहाँ है, तो लकड़ी को, पेंसिल की जो लीड होती है, पेंसिल में जो कार्बन लगा होता है वह ग्रेफाइट का ही बना होता है। अगर उसको आप लेके प्लग के अंदर डालोगे तो आपको करंट के शॉक महसूस हो जाएंगे, ट्राई मत करना बिल्कुल भी। मेटल्स आर लस्टरस एंड कैन बी पॉलिश्ड, मेटल्स क्या होते हैं? चमकीले होते हैं, इन्हें पॉलिश किया जा सकता है, चमकाया जा सकता है।
ठीक। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, ये चमकदार नहीं होते हैं, फीके होते हैं, इनको पॉलिश भी नहीं कर सकते हैं। एक्सेप्ट आयोडीन विच इज अ नॉन लस्टरस नॉन मेटल, आयोडीन को छोड़ के, आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो चमकता है, ये एक्सेप्शन हो गया। मेटल्स आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर, कमरे के तापमान में मेटल क्या होते हैं, ठोस होते हैं। एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड मेटल, मरकरी को छोड़ करके। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल, सॉलिड, लिक्विड, गैस सब कुछ हो सकता है। यहाँ पे एक लिक्विड क्या है, ब्रोमीन है। मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एंड टफ, मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं। हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है, मतलब लोड सहने की क्षमता होती है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, मजबूत नहीं होते हैं। लो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा दबाव दोगे टूट जाएगा। मेटल्स आर सोनरस, बजने की आवाज़ आती है। दे मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन स्ट्रक, जब ठोकते हैं तो बजने की आवाज़ आती है। नॉन मेटल्स आर नॉट सोनरस, नॉन मेटल से बजने की आवाज़ नहीं आती है। तो ये कंपेरिजन हो गया, इससे भी आप मेटल नॉन मेटल का डिफरेंस याद कर सकते हो। लेकिन हाँ, जो सारे पॉइंट्स हैं उसको लर्न कर लोगे ज़्यादा बेटर होगा। अब आते हैं आखिरी में मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स विच शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड सम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। वे तत्व जो कुछ लक्षण मेटल का दिखाते हैं, कुछ लक्षण नॉन मेटल का दिखाते हैं, उन्हें मेटलॉइड्स कहा जाता है। दियर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इनके जो लक्षण होते हैं वे मेटल और नॉन मेटल के बीच में मध्यस्थता की तरह बिहेव करते हैं। मध्यस्थ, कुछ लक्षण मेटल्स का है तो कुछ नॉन मेटल्स का है। मेटलॉइड्स आर आल्सो कॉल्ड समटाइम्स सेमी मेटल्स, इन्हें सेमी मेटल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल है बोरॉन, सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। रट डालना, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मीनियम ये क्या है, मेटलॉइड्स हैं। कुछ कंडीशन में मेटल्स का लक्षण दिखाएंगे, कुछ कंडीशन में नॉन मेटल्स दिखाएंगे। Compounds. A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass. Compound क्या है, एक सबस्टेंस है जो या दो से अधिक एलिमेंट से मिलकर बना है, जो कि आपस में केमिकली जुड़े हुए हैं। निश्चित प्रोपोर्शन है मास का, एक निश्चित मास के रेशियो में जाके इनको मिलाया गया है, तब जाके एक कंपाउंड बना है। अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। कंपाउंड केमिकल रिएक्शन होने के बाद ही बनता है। बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, जो हिस्सेदारी लेते हैं तत्व, उनके मिलने के बाद कंपाउंड का निर्माण होता है। द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स। ठीक, कंपाउंड के जो गुण होंगे वह उन एलिमेंट से बिल्कुल अलग होंगे जिनसे मिलकर इसे बनाया गया है। जिन एलिमेंट से इसको बनाया गया है उनसे एकदम अलग लक्षण होगा। वाटर H2O इज अ कंपाउंड मेड ऑफ टू एलिमेंट्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड पोर्शन बाई 1:8 बाई मास। वाटर एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। इनका केमिकल पोर्शन क्या है, 1 ग्राम हाइड्रोजन जो है वह 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलता है। ठीक, ऐसा समझ लो, ठीक है, मास के रूप में ऐसा समझ लो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो जाके वाटर बनेगा। अब ये जरूरी नहीं हो कि 1 ही ग्राम, मतलब ये वैल्यूज रेशियो आनी चाहिए। 1:8 की मास का रेशियो निकाला तो 1:8 आए, बस वही सही है। मैं आपको समझाने के लिए बता दिया कि वह 1 ग्राम 8 ग्राम के साथ मिला दूँ। कंपाउंड्स कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस। कंपाउंड को आगे 3 और समूह में बांट सकते हैं, एसिड्स, बेसेस एंड साल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज, उनके लक्षण के आधार पर। सल्फ्यूरिक एसिड इज एन एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस, वेयर सोडियम सल्फेट इज अ साल्ट। तो सल्फ्यूरिक एसिड एक तेजाब है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है, इसको हिंदी में क्षार कह सकते हो, और सोडियम सल्फेट क्या है, एक साल्ट यानी कि नमक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपाउंड, एक कंपाउंड के लक्षण। इन ए कंपाउंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन डिफरेंट प्रोपोर्शन बाय मास। एक कंपाउंड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वे एक निश्चित मास के प्रोपोर्शन में होते हैं, मतलब उनका मास का जो रेशियो है, अभी बताया ना, H2O में 1 ग्राम हाइड्रोजन 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है, तो यही क्या है, कॉन्स्टिट्यूएंट एक निश्चित प्रोपोर्शन है मास का, एक निश्चित अनुपात है। द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इस कॉन्स्टिट्यूएंट। इसके जो लक्षण होंगे इसके घटक से एकदम अलग होंगे। हाइड्रोजन क्या है, बहुत तेज़ी से जलता है, ऑक्सीजन जलने में मदद करता है। वहीं H2O क्या है, आग को बुझाने का काम करता है। द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल प्रोसेस। इन्हें नॉर्मल तरीके से अलग नहीं कर सकते, यानी कि इवापोरेशन, फिल्ट्रेशन और विनोइंग, सेडिमेंटेशन, डिकंटेशन, कोई भी मेथड से आप इनको अलग नहीं कर सकते हो। फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड इज जनरली
अकम्पनीड बाई इवोल्यूशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट। जब भी कंपाउंड को बनाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, एनर्जी इवॉल्व होगा, एनर्जी बाहर निकलेगी, हीट के रूप में निकलेगी या तो लाइट के रूप में बाहर निकलेगी जब भी कंपाउंड बनेगा। यानी कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जोड़ के जब पानी बनाएंगे तो वहाँ पे गर्मी बाहर निकलेगी, हीट निकलेगी। अ कंपाउंड है जब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी निश्चित होता है। अ कंपाउंड इन ऑलवेज होमोजीनियस इन नेचर, ये हमेशा क्या होता है, होमोजीनियस होता है, मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनको मिला के बनाया है वे अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। पानी के में आपको हाइड्रोजन अलग और ऑक्सीजन अलग दिखाई नहीं देता है। इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे क्योंकि चैप्टर लेंथी है, 45 मिनट हो गए हैं, तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। बचे हुए पार्ट को, मिक्सचर का जो पोर्शन है, मिक्सचर एंड डिश टाइप्स, इसको हम सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिएगा क्योंकि सभी के लिए, आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ठीक, एक डिटेल्ड वीडियो है जिसमें हर पॉइंट्स को कवर किया गया है, छोटे छोटे पॉइंट्स को आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।